वो डरी हुई नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। उसे यहाँ आए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे, मगर अब तक कोई उसे लेने नहीं आया था। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन ऑन की, उसकी आंखों से आंसू टूटकर मोबाइल पर गिरने लगे। लापरवाही की भी कोई हद होती है। मुझे यहाँ इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अजनबी मुल्क और अजनबी लोग। भला कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उसे अपने नए नवेले दूल्हा पर शदीद गुस्सा आया था। या अल्लाह मियाँ, किस लापरवाह इंसान के साथ मेरी किस्मत फूटी है, उसने सिसकते हुए कहा। दिल जैसे टूट गया था। एक तो वो अपनी जान से प्यारी नानी जान को पीछे छोड़कर आई थी, ऊपर से कैसे शख्स की निकाह में बंध गई थी जिसे उसने अब तक ठीक से देखा भी नहीं था। न मिली थी न जानी थी। पता नहीं वो कैसा होगा, उसका मिजाज कैसा होगा, क्या मैं उसे पसंद भी आऊंगी? हजारों सवाल थे जो आमना के जहन में तूफान की तरह घूम रहे थे, मगर किसी का भी जवाब उसके पास नहीं था। थक हार कर वो एयरपोर्ट पर पड़ी बेंचों में से एक पर बैठ गई और फिर बेचैनी से मोबाइल पर वक्त देखते हुए उसके आने का इंतजार करने लगी। वो काफ़ी देर से महसूस कर रही थी कि कोई उसे लगातार देख रहा है। जैसे ही उसने नज़रें उठाईं तो सामने एक अजनबी था। भूरी जुल्फ़ें, नीली आंखें, सुर्ख सफ़ेद रंगत। एक अंग्रेज़ लड़का अजीब सी ख्वाहिश भरी नज़रों से आमना को देख रहा था। आमना की रूह कांप गई, दिल में चुभन सी हुई। एक और नई मुसीबत। बड़बड़ाते हुए वो बिला वजह मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगी। मुझे तो लगता था कि सिर्फ हमारे मुल्क में ही ठरकी होते हैं, लेकिन यहाँ तो अंग्रेज़ भी कम नहीं हैं। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में बड़बड़ाया। जब काफ़ी देर तक वो अंग्रेज़ उसे घूरता रहा तो वो वहाँ से उठकर एक तरफ चल दी, जहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद वो दोबारा बेंच पर बैठ गई। कभी मोबाइल की खाली स्क्रीन को घूरती, कभी एंट्रेंस गेट की तरफ उम्मीद से देखती। बहुत से लोग उसके पास से गुजर चुके थे। कुछ ने झुककर उसे कुछ पूछना भी चाहा, मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको ऑल गुड का इशारा कर देती, क्योंकि ये नानी जान का हुक्म था। नानी जान ने उसे चलते वक्त कहा था, तेरा शौहर बहुत मसरूफ इंसान है, अगर थोड़ी देर हो जाए तो हंगामा मत कर देना, बैठकर उसका इंतजार करना और वहाँ अजनबी लोगों से बिल्कुल बात ना करना। लेकिन ये थोड़ी देर की बात नहीं थी। इंतजार तो अब घंटों से ज्यादा लंबा हो चुका था और अब तो हद हो रही थी। आसिम खान उस वक्त अभी अभी सोकर उठा था। फ्रेश होने के बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया, जहां उसकी सेक्रेटरी खड़ी थी, जो उसके सारे कामकाज देखती थी। सर, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। अब आप मुझे अपार्टमेंट की चाबी दे दें ताकि मैं वहां जाकर शिफ्ट हो जाऊं, उसने अदब से नजरें झुकाते हुए कहा और अगले ही पल एक सवाल भी दाग दिया। सर, क्या आपके कोई बहुत खास मेहमान आने वाले हैं? आसिम खान के दिमाग में जैसे जोर का धमाका हुआ था। ओ नो, ये बात तो मैं बिल्कुल भूल गया था। अगर अम्मा को पता चल गया तो वो गुस्से से आग बगूला हो जाएंगी। आज से पहले आसिम खान ने कभी किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं ली थी। सेक्रेटरी भी हैरान थी। सर, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं, तुम अब यहाँ से जाओ और चाबी तुम्हें रानी दे देगी, उसने पास खड़ी पाकिस्तानी नौकरानी की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद बगैर एक पल ज़ाया किए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तकरीबन आधे घंटे की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। पता नहीं कहाँ होगी, कौन होगी, कैसी होगी, उसने परेशान होकर सोचा। उसे याद आया कि उसने उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा था। अम्मा ने एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी, मगर उसने साफ मना कर दिया था और अब वो बुरी तरह उलझ चुका था। उसकी नज़रें वहाँ खड़े हर इंसान को बारीकी से देख रही थी कि तभी उसकी नज़र एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की पर पड़ी। वो वेटिंग एरिया में खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर बड़े बड़े हुरूफ में आसिम खान लिखा हुआ था। आसिम के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। ये है मेरी बीवी? अम्मा ने ये फैसला क्या सोच कर लिया? ये तो कोई 16-17 साल की छोटी सी बच्ची लग रही है। अगर ये लड़की मेरी बीवी है तो ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस छोटी सी बच्ची को मैं बीवी के तौर पर कैसे कबूल कर सकता हूँ? अम्मा ने तो कहा था कि वो काफ़ी मैच्योर है। शायद ये लड़की आमना की छोटी बहन हो या फिर उसकी कोई दोस्त। उसने अपने दिल को समझाया, लेकिन फिर भी वो बेचैनी में लंबे लंबे कदमों से उसके पास जाकर खड़ा हो गया और वो उसे फौरन पहचान चुकी थी, क्योंकि उसने आसिम खान की तस्वीर पहले ही देख रखी थी। इसीलिए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली कि आप आसिम खान हैं? हाँ लिटिल गर्ल, मैं ही आसिम खान हूँ। लेकिन तुम कौन हो? यकीनन तुम आमना की छोटी बहन हो, है ना?
उसने उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। नहीं, मैं ही आमना हूं। उसके मुंह से ये नाम सुनते ही आसिम को ऐसा लगा जैसे सातों आसमान उसके सर पर आ गिरे हों। क्या तुम पागल हो? ये सब क्या तमाशा है? उम्र देखिए अपनी। इतनी कम उम्र में निकाह के लिए हाँ कबूल करने की क्या जरूरत थी? मना नहीं कर सकती थी? बेवकूफ लड़की। वो हद से ज्यादा परेशान हो चुका था और गुस्से के मारे उसी पर बरस पड़ा, जबकि आमना उसके गुस्से से बुरी तरह घबराई थी। मैं तो वही करती हूँ जो मेरी माँ कहती है। माँ ने कहा जब मौलवी साहब निकाह के लिए पूछें तो तुमने कबूल है कहना है। बस मैंने कबूल है कह दिया। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा कि मैं इतनी देर से यहाँ क्या कर रही थी? मैं बहुत परेशान हो गई थी। आमना की आंखें आंसुओं से भर गईं और आसिम खान जो उस पर और भी बरस रहा था, उसकी आंखों में आंसू देखकर पहली बार उसे उसकी दुनिया हिलती हुई महसूस हुई थी। न जाने क्यों उस लड़की की आंखों में आंसू उसे अच्छे नहीं लगे थे। उसकी आंसू उसे अंदर तक तोड़ रहे थे, जैसे किसी ने उसके दिल पर दस्तक दे दी हो। हालांकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सर से लेकर पांव तक उसे गहराई से जायजा लिया था। वो लड़की कोई चांद का टुकड़ा नहीं थी, गोरी दमकती रंगत भी नहीं थी। गंदमी रंग था, लेकिन इस रंग में भी कशिश थी। काले घने बाल जिन्हें उसने पोनी में कैद कर रखा था, गहरी काली आंखें जो रोने की वजह से गुलाबी हो चुकी थी, तराशे हुए गुदाज होंठ, छोटी सी सतवा नाक, ये सब कुछ मिलकर उसे पुरकशिश बना रहे थे। जब काफी देर गुजर गई और वो एक पल को भी चुप नहीं हुई तो उसने गाड़ी में म्यूजिक ऑन कर दिया। अब वो भी इत्मीनान से सीट पर टेक लगाकर म्यूजिक सुनने लगी थी और उसके होंठों पर बार बार एक हल्की सी मुस्कुराहट भी फैल रही थी। वो बार बार आंखें घुमाकर उस खूबसूरत नौजवान को देख रही थी जो अब उसका शौहर बन चुका था। अल्लाह, अगर मेरी सहेलियों ने उन्हें देख लिया, उनके बारे में पता चल गया तो वो तो जल भुनकर मर जाएंगी। उफ, इतना हैंडसम इंसान! ऐसा तो मैंने बस कोरियन ड्रामों में देखा था। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अल्लाह मियाँ मुझे इस कदर खूबसूरत शौहर से नवाजेंगे। म्यूजिक बंद हो चुका था और आमना के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जो कुछ सोच रही थी वो असल में जोर जोर से बोल भी रही थी। आसिम ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, मैडम, सहेलियों को जलाने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दें और अपने मुस्तकबल के अहदाफ सेट करें, क्योंकि यही चीज आपके काम आएगी। ये सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। क्या आपने मेरी सारी बातें सुनी है? आमना ने झिझकते हुए पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सुनने के लिए कान मौजूद हैं, मैं बहरा नहीं हूँ, उसने सीने पर हाथ रखते हुए एक अदा से कहा, जबकि वो शर्म से बुरी तरह लाल हो गई थी। दोनों अब आसिम खान के बड़े से महलनुमा घर में दाखिल हो चुके थे। आमना हैरत में डूबी चारों तरफ नजरें घुमा रही थी। वो हवेली किसी शहजादे के महल से कम नहीं लग रही थी। क्या ये आपका घर है? उसने आंखें फैलाकर पूछा। जी, ये मेरा ही घर है। वाह, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? एक और मासूम सा सवाल उसके लबों से फिसला। नहीं, मेरे साथ मेरी 4 बीवियां भी रहती हैं, आसिम ने शरारती लहजे में कहा। आमना की आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। वो आबदीदा उसकी तरफ देखने लगी थी। आसिम तेजी से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से उसकी सेक्रेटरी सारा बाहर निकली। सारा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? किसी पराई लड़की को अपने शौहर के कमरे से बाहर निकलते देख आमना के सीने में जैसे किसी ने जलता हुआ पत्थर रख दिया हो। उसकी नजरें जहर घोलने लगीं। वो खामोशी से सारा के चेहरे को घूरने लगी। सर, असल में कुछ दस्तावेजात रह गए थे, बस वही लेने नहीं थी। मैंने तुम्हें क्या कहा था सारा, कि अब मुझे तुम यहाँ नजर नहीं आनी? उसकी आवाज ना चाहते हुए भी बुलंद हो गई थी। तलखी उसके लहजे से छलक रही थी। तुम्हें मेरी एक बार कही बात समझ क्यों नहीं आती? अगर मैं तुम्हारा लिहाज करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दो। उसने 2 टोक लहजे में बातों ही बातों में सब कुछ साफ कर दिया था। सॉरी सर, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर सारा ने एक नज़र आमिना पर डाली, जो अब भी खामोशी का पुतला बनी उसकी तरफ देख रही थी। तो ये थी उसकी खास मेहमान, जिसके लिए वो भागा भागा आया था और जिसके लिए पहली बार वो परेशान हुआ था। सारा के अंदर हसद की आग भड़कने लगी। उसका बस चलता तो वो आमिना का गला दबा देती। आंसुओं का एक भारी सा गोला उसके गले में अटक गया था। हालांकि इस पूरी बात में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर उदास हुआ जाए या रोया जाए, क्योंकि आसिम खान उन लोगों में से था जो हर किसी को उसकी औकात और हद में रखना अच्छे से जानता था। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ और अगले ही दिन तुम्हारा यूनिवर्सिटी में दाखिला भी करवा दूंगा। आसिम ने जैसे कोई ऑर्डर दिया था। मगर मुझे नहीं पढ़ना, उसने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। ये जो शादी के ख्वाब आंखों में सजाए हुए हैं ना, उन्हें इन आंखों से नोच कर फेंक दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। बाकी आज रात को मैं अम्मा से इस बारे में अच्छे से बात कर लूंगा कि आगे मैंने क्या करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ आई हो तो मेरी जिंदगी के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। समझ आ रहे हैं ना मेरी बात? आपकी मर्जी से क्यों?
मैं आपकी नौकर तो नहीं हूं ना? ये लफ्ज़ उसके होठों से निकलने नहीं चाहिए थे, मगर ना चाहते हुए भी जुबान फिसल गई। वो जो अभी कमरे से बाहर निकल रहा था, अचानक पलटा और छोटी छोटी आंखें करके उसे घूरने लगा। तुम्हारी जुबान बहुत तेज है लड़की, इसी जुबान की वजह से किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसोगी। मैं नहीं चाहता कि मैं एक छोटी सी बच्ची पर गुस्सा करूं। मैं छोटी बच्ची नहीं हूं। इस बार वो जोर से चिल्लाई थी, लेकिन वो बगैर कोई जवाब दिए अनसुना करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तौबा तौबा, कैसा अजीब इंसान है ये। इतनी प्यारी अच्छी बीवी मिली है उसे तो मेरी कदर करनी चाहिए, मेरे पीछे पीछे घूमना चाहिए। लेकिन देखो तो जरा कैसे नखरे दिखा रहा है। वो मुंह बनाते हुए सोच रही थी। अब की बार वो कमरे में इधर से उधर घूमने लगी। कमरा बहुत खूबसूरत था। हर चीज जैसे अपनी कीमत की कहानी खुद ही सुना रही थी। काफी देर बीत चुकी थी, मगर आसिम अभी तक हवेली में वापस नहीं लौटा था। वो बेताबी से उसका इंतजार करने लगी। कभी कमरे से बाहर निकलकर मैंशन में टहलने लगती, तो कभी पूरी हवेली में घूमने लगती। नौकरानी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी और उससे बात भी करना चाहती थी, मगर आसिम खान ने सख्ती से हिदायत दी थी कि कोई भी उस लड़की के पास ना जाए। वो कुछ सोचते हुए उस बड़े से घर के बाहर निकल आई और सड़क पर यूं ही टहलने लगी। आसपास कई घर बने हुए थे और तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर बने एक घर के लॉन पर पड़ी, जहां कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 14-15 साल रही होगी। उन्हीं में से एक लड़का वही था, वही अंग्रेज लड़का जिसने एयरपोर्ट पर उसे घूरा था। जब जैक ने उसे वहां देखा तो वो जैसे खुशगवार हैरत में डूब गया। आंखें चमकने लगीं, मुस्कुराहट चेहरे पर बिखर गई और वो अपना रैकेट छोड़कर सीधा उसकी तरफ देखने लगा। वो तेजी से उसके पास आया, जबकि आमना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। हेलो, हाउ आर यू प्रिटी गर्ल? वो जोश से मुस्कुराता हुआ बोला तो आमना और ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसके साथ कुछ और लड़कियां भी थीं जिन्होंने उसे अपने साथ खेलने की दावत दी। उसने कुछ सोचते हुए इस दावत को कबूल कर लिया, क्योंकि घर में भी वो वाकई बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और उसके शौहर साहब का तो अब तक कोई अता पता ही नहीं था। पता नहीं उनकी वापसी कब तक होनी थी। बैडमिंटन की वो बहुत अच्छी खिलाड़ी थी और अपने कॉलेज के ज़माने में उसने कई मेडल भी जीते थे। थोड़ी ही देर में उसने वहाँ मौजूद सबको हरा दिया और सब उसके टैलेंट के कायल हो गए। दूसरी तरफ आसिम खान हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी उम्मीद यही थी कि आमिना उसे मुंह फुलाए बैठी मिलेगी, बेचारी से उसका इंतजार कर रही होगी। मगर हवेली में सन्नाटा था, कोई नहीं था। उसके माथे पर बल पड़ गए। पहले कमरे में जाकर देखा, वहां भी सन्नाटा। फिर लॉन में देखा, वहां भी कोई नहीं था। अब तो उसके पांव के नीचे से जमीन वाकई खिसकने लगी थी। वो नौकरानी से पूछना नहीं चाहता था, मगर आखिरकार मजबूर होकर पूछ ही लिया, तुम्हारी बीवी साहिबा कहाँ है? साहब जी, वो तो घर में नहीं है, थोड़ी देर पहले ही बाहर निकल गई थी। क्या मतलब? बाहर निकल गई थी? कहाँ गई है वो? साहब जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, आपने ही तो कहा था कि उनसे दूर रहना। अरे बेवकूफ़ औरत, तुमने उसे हवेली से बाहर जाने कैसे दिया? तुम जानती हो ना वो यहाँ नहीं है, किसी को नहीं जानती। आसिम खान, जिसने कभी सोचा था कि वो उस लड़की को कभी दिल से कबूल नहीं करेगा, जो सोच चुका था कि कुछ ही वक्त में उसे हिंदुस्तान वापस भेज देगा, अब उसी के लिए बुरी तरह बेचैन हो गया था। उसे आमिना की बहुत फिक्र होने लगी थी और ये बात अब वो खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था कि जब से उसने आमिना को पहली बार देखा था, तब से उसका दिल किसी अनजान एहसास में डूब चुका था। शायद ये निकाह की ताकत थी, या फिर वो लड़की ही इतनी हसीन थी कि उससे नजरें चुराना अब दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। हैरत की बात तो ये थी कि वो अपने ऑफिस में भी उसी के बारे में सोच रहा था, जबकि उसने तो दिल में तय कर लिया था कि वो उस लड़की को उसकी औकात याद दिलाएगा। मगर जब से उसकी मासूमियत देखी थी, जब से उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में डर, जोश और सच्चाई की परछाइयां देखी थीं, तब से वो खुद ही एक मुख्तलिफ इंसान बनता जा रहा था। अभी भी वो अपनी गाड़ी में बैठा चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था, जब उसकी नज़र एक नक्श घर के सामने बने लॉन पर पड़ी, जहां आमिना आराम से बैडमिंटन खेल रही थी। उसके होठों पर हंसी थी, आंखों में चमक और पूरे बदन से जोश छलक रहा था। आसिम खान की सांसें जैसे थम सी गईं, मगर अगले ही पल उसकी नज़र अपनी बीवी के एकदम पास खड़े उस भूरे बालों वाले लड़के पर पड़ी, जो उसे इस तरह घूर रहा था जैसे इस दुनिया में उसके अलावा कोई मायने ना रखता हो। उसके अंदर एक उबाल सा उठा था, मुट्ठी कस गई और चेहरा सख्त हो गया। बगैर एक पल जाया किए वो गाड़ी से उतरा, भारी कदमों से उस घर के अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी गूंजती हुई आवाज़ ने सबको एकदम से चौंका दिया था। चारों तरफ एक पल में ही सन्नाटा छा गया। जैक तेजी से आगे बढ़ा। उसे लगा शायद ये कोई परेशान करने वाला इंसान है। किसी ने तो पुलिस को कॉल करने के लिए अपने अपने फ़ोन भी निकाल लिए थे, मगर तभी आमिना बीच में कूद पड़ी। नहीं, कोई कॉल मत करो, ये मेरे हस्बैंड हैं।
सबके चेहरों पर हैरत छा गई। आमिना अपनी मासूम पर बातूनी आदत से सबका दिल जीत चुकी थी और अब आसिम खान हैरत में डूबा खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही थी और इन लोगों को कैसे जानती हो? उसकी आवाज़ अब भी गुस्से से भारी थी। मैंने नहीं जानती, थोड़ी देर पहले ही इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया और मैं चली गई, बस। आमिना ने भोलेपन से जवाब दिया। क्या? आसिम खान का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की नहीं देखी। किसी ने तुम्हें बस खेलने की दावत दी और तुम उनके साथ खेलने चली गई, बगैर ये जाने कि वो कौन है, कहाँ से हैं। आपने ही तो कहा था कि यहाँ कुछ नहीं होता, ये मुल्क बहुत सेफ है। आमिना ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया। मुल्क ज्यादा, लोग खतरनाक होते हैं और तुम्हें लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, पागल लड़की। वो उसे घूरता रहा। आज तुमने ये गलती कर दी, लेकिन अगली बार अगर कुछ भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा था। मेरी आवाज तुम तक जा रही है और मैं तुम्हें सुनाने के लिए ही बोल रही हूं, वो तड़ाक से बोली। अब तक आसिम खान को सबसे ज्यादा हैरत अपने ऊपर हो रही थी कि वो इस लड़की की बकवास को इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा था, डांटे बगैर इसकी बातें सुन रहा था और अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून भी महसूस कर रहा था। जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि सारी चीजें बहुत सलीके से रखी हुई थीं। एक एक चीज जैसे अपनी सफाई खुद बोल रही थी। क्या इस कमरे का मालिक बहुत ज़्यादा सफाई पसंद इंसान है? आपका जोक तो बहुत अच्छा है, उसने एकदम जोश में आकर कहा था। मगर आसिम खान ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया फ्रेश होने के लिए। थोड़ी ही देर में जब वो बाहर निकला तो उसके बालों से पानी टपक रहा था और वो बगैर शर्ट के था। आमना की सांसें जैसे अटक सी गईं। उसने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती, एक जवान लड़की के सामने यूं बगैर शर्ट के आते हुए? उसने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ जमाए थे, जबकि आसिम ने शरारती हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। अरे भाई, इसमें गलत क्या कर दिया मैंने? उसकी निगाहों में एक चमक थी जैसे किसी ने शरारत पकड़ ली हो। उतना तो वो जानता था कि पाकिस्तानी लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं, और आज तो उसने खुद देख भी लिया था। प्लीज़ आप शर्ट पहन ले, मुझे शर्म आ रही है, वो शर्म से कांपते हुए बोली। ये मेरा कमरा है और यहाँ मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। मेरे कमरे में रहना है तो तुम्हें अपनी शर्म को थोड़ा साइड पर रखना होगा, उसने एक संजीदगी से कहा और फिर शर्ट पहनने लगा। आमना ने चैन की सांस ली और फिर अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ टिकाकर उसे गौर से देखने लगी। इस तरह क्या देख रही हो? आसिम ने सवाल किया। देख रही हूँ अल्लाह ताला ने आपको कितना प्यारा बनाया है। उसकी ज़बान एक बार फिर फिसल गई थी और इस बार तो उसने खुद अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए थे। आसिम ने चाहा कि मुस्कुराहट को रोक ले, लेकिन फिर भी होंठों के कोने हिल ही गए थे। देखो आमना, जब हम दोनों का निकाह हुआ था उस वक्त इस निकाह से मेरी मर्जी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। अम्मा की ज़बरदस्ती कहने पर मैंने ये निकाह कर लिया था और मैंने सोचा था कि मैं इस निकाह को कभी नहीं निभाऊंगा। तुम ही माँ के पास रहोगी और मैं यहाँ। लेकिन फिर मैं अपनी माँ की मोहब्बत के आगे दोबारा हार गया। जब उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया और मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया तो मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। माँ से वादा भी किया कि मैं तुम्हें अपनी बीवी कबूल करूंगा, तुम्हें तुम्हारा हक भी दूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा तभी मैंने फैसला कर लिया था कि हमारा रिश्ता बाकी मियाँ बीवियों जैसा नहीं होगा, उसने एकदम संजीदा होकर कहा और फिर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। क्या मतलब है आपका? उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से आई हो, कमज़ोर मगर कांपती हुई। वो तो बड़े बड़े ख्वाब सजाकर आई थी। शादी करने का तो उसे बचपन से ही बहुत शौक था। उसे लगता था कि जब शादी होती है नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, खूब सारा मेकअप करने को मिलता है, और जो शौहर होते हैं वो बाहर घुमाने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें खिलाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और यही सोचकर वो उस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। लेकिन जब आसिम खान ने उस रिश्ते को सिरे से ही नकार दिया तो वो बुरी तरह परेशान हुई थी। मतलब ये कि तुम मुझसे उम्र में काफ़ी छोटी हो, तुम्हें पता है मेरी उम्र क्या है? वो गुस्से से तड़प कर उसके सामने बैठ गई। तुम्हें देखकर अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम 16-17 साल की हो। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर दोबारा लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। आपका अंदाज़ा गलत है, मेरी उम्र 16-17 साल नहीं बल्कि 18 साल है, जबकि वो कहीं से भी 18 की नहीं लगती थी। तुम झूठ बोल रही हो ना? आसिम ने गुस्से से उसे घूरा। हाँ तो बस 3 माह ही तो बाकी हैं 18 के होने में, इसे झूठ तो नहीं कहेंगे, उसने तपाक से जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरी उम्र मालूम है? आसिम ने मुस्कुराते हुए पूछा तो वो झट से ना में सर हिला गई। मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूं, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने तेजी से आसिम को घूरते हुए कहा।
उम्रों का फ़र्क दिलों के फैसलों पर हावी नहीं होता आसिम जी, और न ही एहसासात की सच्चाई को झुठला सकता है। मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। जब पहली बार आपको एयरपोर्ट पर देखा था तभी आपको देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। मैं तो कितनी पुरजोश थी कि आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, लेकिन आपका ये ठंडा रवैया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ये बात बोलना चाहती थी मगर आसिम ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और एक बार फिर अपने काम में डूब गया, जैसे वो उस मासूम दिल की धड़कनों को महसूस करने से डरता हो या शायद महसूस करके भी खुद को रोकना चाहता हो। लेकिन इस कमरे में आमना की मासूम निगाहें अब भी उसे ताक रही थीं, पागलों की तरह नहीं, एक उम्मीद के साथ। जबकि वो अपने लैपटॉप में मुकम्मल तौर पर डूबा रहा। काफी देर बाद वो फिरा तो आमना अभी तक उसके सामने बैठी घुटनों पर सर टिकाए उसे ही देख रही थी। तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? तुम सो जाती। लैपटॉप बंद करते हुए उसने हैरान निगाहों से उसे देखा था। लेकिन कहाँ सोती? पूरे बेड पर तो आपका सामान फैला पड़ा है। बेड पर फैले कागजात की तरफ आमना ने इशारा किया तो वह जल्दी जल्दी अपना सामान सेट करने लगा। तब तक आमना वॉशरूम जा चुकी थी और जब लौट कर आई तो आसिम सोने के लिए लेट चुका था। वो धीरे से चलती हुई उसके पास गई और चुपके से उसके पास जाकर लेट गई। इतना तो मेरा हक बनता है ना कि इस बेड पर सो जाऊं, उसने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहा। आसिम ने एक नज़र उसे देखा मगर फिर जैसे अनजान बनकर नजरें फेर लीं। कमरे में अब सिर्फ आमना के छोटे छोटे खराटों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो धीरे से मुस्कुराया। वो एक बात बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा था। जब से ये लड़की उसकी जिंदगी में आई थी तब से वो बस मुस्कुराता ही जा रहा था। उसने तो सोचा था कि उसे डराकर धमकाकर अपने रूखे बर्ताव से उसे भगा देगा, मगर अब तो हाल ये था कि वो खुद उस लड़की से बच नहीं पा रहा था। क्या औरत के हुस्न में इतनी ताकत होती है या फिर उस मासूमियत में कोई जादू है? वो उसके नरम चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से सवाल कर रहा था, जबकि वो नादान हर फिक्र से बेपरवाह नींद की गहराइयों में खो चुकी थी। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम इस आसिम खान के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई, जिसके दिल में आज तक कोई उतर नहीं पाया। वो धीरे से बड़बड़ाया, फिर अपने कंधे पर उसका सर रख दिया और खुद भी अपनी आंखें बंद कर लीं। रात का कौन सा पहर था ये न किसी घड़ी को पता था और न उन्हें। तभी अचानक उसका हाथ फिसला और उसने अनजाने में आमना को छू लिया। आमना हल्के से करवट बदलकर और भी करीब हो गई। आसिम की सांसें जैसे अटक सी गईं। क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूं? अपनी इस हालत पर वो बुरी तरह परेशान हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर सामने सोई हुई वो मासूम लड़की सवाल से बिल्कुल अनजान थी। उस वक्त इस कमरे में ना कोई लफ्ज़ था, ना कोई आवाज़। बस दिलों की धड़कनें और रात की खामोशी के बीच एक अनकहा सा रिश्ता जन्म ले रहा था। उसने जल्दी से आमना को खुद से दूर किया, बीच में तकिया रखा और फिर करवट लेकर लेट गया। आसिम की आंखों में अब भी नींद नहीं थी, लेकिन आंखें बंद थीं। दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी, उसकी अकड़ती हुई सोच और आमना की मासूम मोहब्बत के बीच। और पहली बार ऐसा लग रहा था कि हार शायद उसी की होगी जो खुद को हारने नहीं देना चाहता था। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह बिखर चुकी थीं। वो लड़की अब उसके निकाह में थी, अब वो उस पर पूरा पूरा हक रखता था। उस वक्त का सन्नाटा, कमरे की नरमी और उसके दिल में उठती हलचल सब मिलकर उसे बहकाने लगे थे। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके इरादे अब सिर्फ ख्यालों में नहीं थे, जज्बात की हदें तोड़ने को बेताब थे। जबकि आमना अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। एक झटके में उसका ध्यान टूटा। वो फौरन मोबाइल की तरफ लपका। उसकी आंखों में एक झुंझलाहट भी दौड़ गई थी। तभी आमना की नींद भी खुल गई, पर उसे आसिम के दिल में उड़ते तूफान का जरा भी इल्म नहीं था। वो आंखें मिलती हल्की सी बोली, प्लीज़ इसे बंद कर दें, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। उसकी आवाज़ अब भी ओ नींदी थी और आखिर वो जो आसिम एक पल के लिए ठिठक गया। उसके लब कुछ कहने के लिए हिले थे, मगर फिर वो उसकी नींद का ख्याल करते हुए चुपके से कमरे से बाहर चला गया। मगर दिल में उठता तूफान अब भी थमा नहीं था। उसकी सांसें अब भी तेज थीं और आंखों में बसी थी सिर्फ एक तड़प, उस औरत की जो अब उसकी हो चुकी थी। हेलो, पता चला है तुमने शादी कर ली है, वो भी एक बहुत ही बेवकूफ़ सी लड़की के साथ। दूसरी तरफ से शेरोज़ खान की आवाज़ तीर की तरह सीने में चुभी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन आवाज़ अब और भी तेज हो चुकी थी। खबरदार जो उस लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी देखा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे अरे, तुम तो मुझसे डरने लगे। फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा। बस मुझे तो लगा था कि तुम सारा से मोहब्बत करते हो। फजूल बातें मत करो, सारा मेरी सिर्फ सेक्रेटरी है और कुछ नहीं। मैंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं इसमें दिलचस्पी रखता था। ओह, तो अब आप एक छोटी सी बच्ची में दिलचस्पी रखने लगे हैं। देखो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं जानता हूँ ये मेरा मसला नहीं है, मगर तुम्हें ये बताने के लिए मैंने कॉल की है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो फाइलें नहीं मिली तो हो सकता है तुम्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़े। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते और ना ही डरा सकते हो। अभी तुम मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो। और जहाँ तक उस लड़की की बात है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसका नाम लेकर मुझे बेबस कर दोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे किसी को खोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका लहजा अटल था, डो टोक था और उसकी आवाज़ में चट्टानों जैसी सख्ती थी। मोबाइल बंद करके वो कमरे में वापस आया था, लेकिन जैसे ही उसने आमना का मासूम चेहरा देखा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या उसे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? अम्मा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने बेबसी से अपने होंठ कुचले थे। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी चालाकी की है। एक तो ऐसी खूबसूरत लड़की से मेरा निकाह करवा दिया और ऊपर से ये लड़की इतनी मासूम। काश ये कुछ बड़ी होती तो मुझे इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने में कोई परेशानी ना होती। आमना के अब्बा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ उसकी नानी के साथ ही रहती थी। जब आमना 17 साल की हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी, क्योंकि उनकी अपनी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेली के बेटे आसिम खान के साथ आमना का निकाह करवा दिया, वो भी फ़ोन पर, क्योंकि आसिम खान इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने साफ साफ अपनी माँ से कह दिया था कि मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बीबी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा ख्वाब किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करने का नहीं है जो हमेशा अपने खोल में सिमटी रहती है। मैं यहाँ किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके यहीं सेटल होना चाहता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही? आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे वहाँ का माहौल सूट नहीं करता। मेरा मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता। इसके बावजूद आपने ये फैसला क्यों लिया? उसकी माँ ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन जब आसिम नहीं माना तो वो गुस्से से फट पड़ी। अगर तूने ये निकाह ना किया तो फिर मुझे मरा हुआ समझ लेना। और माँ की ये बात ऐसी थी कि आसिम खान को झुकना पड़ा। उसने उस लड़की से निकाह तो कर लिया, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ अपनी माँ के लिए। निकाह के कुछ दिन बाद ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली कि विदाई भी अभी होगी। या तो तुम आमना को विदा करवाने आओ या फिर मैं खुद ही आमना को अमेरिका भेज दूंगी। माँ की जिद से आसिम खान बुरी तरह चिढ़ गया था। उसने साफ कह दिया कि मैं उस लड़की को लेने हरगिज़ भी नहीं आऊँगा। अगर आप उसे यहाँ भेजना चाहती हैं तो फिर ये आपका अपना फैसला होगा। और इस तरह शबाना बेगम ने आमना को पूरी तैयारी के साथ अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। और आमना अकेले ही अमेरिका आ गई, उस घर में, उस इंसान के पास जिसे वो कभी देखा भी नहीं था। दिल धड़क रहा था, डर, उलझन, घबराहट, सब कुछ था उसके अंदर। कैसा होगा वो? क्या उसे मेरी बातें पसंद आएंगी? अगर हम दोनों के बीच झगड़े हुए तो क्या होगा? ऐसे ही हज़ारों सवाल थे जो उसका चैन छीन रहे थे। लेकिन जब आमना ने पहली बार आसिम खान को एयरपोर्ट पर देखा तो उसके दिल से तमाम डर और उलझनें निकल गई थी। बल्कि वो तो पहले ही नज़र में उसकी दीवानी हो गई थी। लेकिन जब आसिम खान ने उसकी हदें महदूद कर दी तो उसे बुरा लगा था। आमना को यहाँ आए हुए तकरीबन 3 हफ्ते बीत चुके थे। उसके लाख मुंह बनाने के बावजूद भी उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया था, और इसके साथ ही घर में जैसे रौनक लौट आई थी। पहले तो वो कई दिन घर में दिखाई नहीं देता था, मगर अब वो रात होने से पहले ही वापस आ जाता। रोज़ रात को वो आमना के साथ शतरंज की बाजी लगाता। सुबह उठता तो आमना अपने हाथों से उसके लिए आलू के पराठे बनाती, जिन्हें वो बड़े शौक से खाता। ये अलग बात थी कि आमना के सामने तो वो उसके पराठों की खामियां निकालता, मगर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी चली जाती तो उन्हीं पराठों को बड़े चाव से खाता। पहले उसे औरत जात से चिढ़ होती थी। वो समझता था कि औरत की तरफ दिल लगाना यानी वक्त बर्बाद करना, क्योंकि औरत फितरतन बेवफा होती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर आमना की जिंदगी में आने के बाद उसके ये सारे ख्यालात जैसे किसी तूफान में उड़ गए थे। वो लॉन में बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था जब वो मुस्कुराती हुई बाहर आई। हेलो मिस्टर हैंडसम, कैसे हैं आप? उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर उसने फौरन उसे छुपा लिया। कभी आप भी मुस्कुरा लिया करें, ये कहकर वो उसके पास ही बैठ गई थी। क्या मसला है तुम्हें? उसका लहजा ठंडा और बेरुखी वाला था। अब मुझसे इस कदर रूखा होकर बात क्यों करते हैं? आज न जाने क्यों आमना का दिल छोटी छोटी बातों पर भर आया था। मैं तुमसे इसी लहजे में बात करता हूं जिसमें मुझे बात करनी चाहिए, वो संजीदगी से बोला। हम दोनों का निकाह हो चुका है। उसने नरमी से उसे कुछ याद दिलाना चाहा। हाँ, मुझे याद है, मगर मैं ये भी बता चुका हूं कि मैं इस निकाह को नहीं मानता।
ये निकाह मैंने सिर्फ और सिर्फ अम्मा की खातिर किया है, वरना तुम खुद सोचो, क्या फ़ोन पर भी कोई निकाह होता है? उसकी आंखें बाहर आईं। अब आप इस निकाह से इनकार नहीं कर सकते। वो बेचैनी से चिल्लाई, सुनो, अपनी आवाज़ नीची रखो और ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? उसने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं। अगर आप ये निकाह मानने को तैयार नहीं तो फिर आपको मेरी जिंदगी में दखल देने का भी कोई हक नहीं। अपनी बात पूरी करके वो वहां से उठ गई और तेज कदमों से चली गई, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उसकी जाती हुई पीठ को घूरता रहा। अच्छा, तो इस लड़की को गुस्सा भी आता है, उसने शरारती अंदाज में सोचा और फिर इत्मीनान से कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया। हर रोज उसे आमना का एक नया रूप देखने को मिलता था और हर रूप पहले से ज्यादा प्यारा लगता था। तुम इतनी हसीन क्यों हो और इतनी परफेक्ट भी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की एक मुकम्मल औरत मिल जाएगी। हाँ, तुम थोड़ी सी जिद्दी हो, थोड़ी कम अक्ल भी, मगर फिर भी तुम्हारी किसी बात में कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जहां तक तुम्हारे करीब आने का सवाल है, तो प्यारी लड़की, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक तुम 20 साल की नहीं हो जाती, क्योंकि मैं अभी से तुम्हारे ऊपर शादीशुदा जिंदगी का बोझ नहीं डाल सकता। और जिस तरह तुम्हारा ये नाजुक सा बदन है, मुझे सहने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। वो ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही कर रहा था, मगर उसके अपने दिल में भी एक आग सी उठती थी, एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी कि वो उसके करीब जाए, उसे छुए, उसे महसूस करे। उस रात भी जब वो गलती से उसके थोड़ा करीब आ गए, तब उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी औरत के लिए उसके दिल में ये सब कुछ जागा हो, और वो भी इतनी शिद्दत के साथ। रात का वक्त था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनकर उसका सर गुस्से से घूमने लगा। वो किसी और से नहीं बल्कि उसकी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, मैं मजबूर हो गई हूँ मम्मी जी, आपका बेटा तो नामर्द है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ये एक दिन की बात नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। ये सुनते ही उसका खून खौल उठा। वो जो ये सोचकर उसे वक्त दे रहा था कि वो अभी छोटी है और उसकी शिद्दतें झेल नहीं पाएगी, उसे क्या पता था कि वो लड़की इस हद तक चली जाएगी और उसकी माँ से इस तरह के इल्ज़ामात लगाएगी। आज दिन में उसे उसकी माँ की कॉल भी आई थी, मगर वो मीटिंग में मसरूफ़ था और इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाया था और बाद में कॉल बैक करना भी भूल गया था। अब उसे समझ आया कि उसकी माँ बार बार कॉल क्यों कर रही थी। वो गुस्से से कमरे के अंदर आया, उसके हाथों से मोबाइल छीना और ज़मीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। आमना का जिस्म कांप उठा, मगर खुद पर काबू रखते हुए बोली, अगर आपने सुन लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से का तूफान उमड़ा। तुम जानती भी हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? आमना ने आंखों में आंखें डालकर कहा, कौन सा आप मुझे कुछ कह सकते हैं? वो तड़पा तो, अब तुम मुझे खुला चैलेंज दे रही हो? उसका लहजा जहर सा कड़वा हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि अगली बार ऐसी बात जुबान पर लाने से पहले 100 बार सोचोगी और तुम्हारी अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर आमना तेजी से पीछे खिसक गई। सांसें बेतरतीब थी और उसकी आंखों में डर, बेबसी और जिद तीनों एक साथ चमक रहे थे। उसने एक झटके से आमना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो सीधा उसके चौड़े सीने पर आकर गिरी। अब वो मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो चुका था। उसकी गर्म सांसों की तपिश अब उसके चेहरे को झुलसाने लगी थी। पहले उसने उसकी बाह को कसकर पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। एक पल के लिए वो तड़प उठी। प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। ये इस गुस्ताखी की सज़ा है। उम्मीद है अगली बार कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचोगी। उसका लहजा जहर में डूबा हुआ था। आंखों में गुस्से के मारे लाल शोले भड़क रहे थे, जैसे अभी सब कुछ जलाकर राख कर देगा। उसके चेहरे की रगें भी तन चुकी थीं। गुस्से से उसकी मुट्ठी भिट गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ से मेरे लिए ऐसे लफ्ज़ बोलते हुए? उसका गला चिल्लाते हुए कांप उठा। मेरा बस नहीं चल रहा, वरना इस वक्त सब कुछ तहस नहस कर देता, सब कुछ। उसकी आवाज़ कांपती हुई गूंजी थी और कमरे की दीवारें जैसे इस गुस्से को चुपचाप सुन रही थीं। ये सब सोच सोच कर ही उसका गुस्सा आसमान छूने लगा था। वो छुपकर उसके करीब आया और उसके होंठों को अपनी पकड़ में ले लिया, और फिर उसकी सख्ती, उसका जुनून, उसकी शिद्दतें सब कुछ एक ही पल में पिघल गया था। अब उसमें वो वहशत नहीं थी, बस एक नर्म सी मोहब्बत उतरने लगी थी, जो उसके हर अंग अंग में उतरती जा रही थी। वो बहुत नरमी से, बहुत प्यार से उसके नाजुक से वजूद को समेट रहा था। जैसे ज़रा सी भी सख्ती हुई तो वो फूल सा नर्म वजूद बिखर जाएगा, और वो भी अब खुद को उसकी गिरफ्त में सौंप चुकी थी। डर का साया अब उसके आसपास नहीं था। वक्त की हर एक सुई के साथ वो एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे, जैसे ज़माना थम गया हो।
वो बहुत इज्जत से, प्यार से कभी उसे बाहों में समेट लेता तो कभी अचानक कोई शरारत कर बैठता, जिसे वो शर्म से उसके सीने में सर छुपा लेती। आप बहुत बेशरम हैं, वो धीरे से कहती हुई अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती। उसके लबों पर एक शर्माई हुई मुस्कुराहट खिल जाती, जो उसकी मासूमियत की गहराई को और भी बढ़ा देती। थोड़ी ही देर में उसने आमना के कानों में धीरे से सरगोशी की। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास बन गई हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बदल गया हूँ। उसके लहजे में पहली बार मोहब्बत की नरमी थी और उसकी आंखों में सुकून का सैलाब उमड़ आया था। पूरी रात उन्होंने एक दूसरे में डूबकर बसर की थी, जैसे दुनिया की हर घड़ी अब उन्हीं के नाम थी। जब सुबह वो नींद से जागी तो उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जैसे कोई मिशन पूरा कर चुकी हो। असल में रात को उसने उसकी माँ को कोई कॉल नहीं की थी, वो सब सिर्फ एक ड्रामा था। वो देखना चाहती थी कि वो शख्स आखिर क्या करता है, उसके अंदर क्या है। वो अब खुद भी बहुत थक चुकी थी। एक तो उसे उससे मोहब्बत थी और ऊपर से वो आदमी हर बार उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करता था। ये सब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इस तरह क्या घूर रही हो? जब आसिम खान ने अपने चेहरे पर उसकी निगाहों की तपिश महसूस की तो वो सख्त अंदाज में बोला। मगर वो जानती थी कि बाहर से पत्थर दिखने वाला ये इंसान अंदर से कितना मोम है। वो ये भी जानती थी कि वो उसकी कितनी इज्जत करता है और उस पर अपनी जान भी लुटा सकता है। उसकी हर बेरुखी के पीछे एक वजह होती है और वो वजह सिर्फ और सिर्फ उसे खोने का डर। कल रात मैंने तुमसे मजाक किया था, मैं तुम्हारी माँ से फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी। उसने बहुत बेपरवाही से कहा तो वो झटके से उठकर बैठ गया और कंधे से पकड़कर झिंझोड़ते हुए बोला, क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी चालाकी कर सकती हो। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा मासूम नाराज़गी थी और होंठों पर हल्की सी नाराज़ मुस्कुराहट। वो कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसकी कलाई थाम ली और झटके से फिर से अपनी तरफ खींच लिया। जाने मन, ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि तुम मुझे बोलती हुई बहुत हसीन लगती हो और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल फिर से तुम्हारे ऊपर बेईमान हो जाए और तुम्हें एक बार फिर से मेरी शिद्दतें झेलनी पड़ जाएं। उसकी आवाज़ में वो रात की सरगोशियां झलक रही थीं। इतना कहकर वो उसके चेहरे को देखता रहा, जो अब शर्म से गुलाबी हो चुका था। वो अपनी पलकें ज़मीन पर गाड़ चुकी थी और वो एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा चुका था। इस बार कुछ ज़्यादा ही कसकर, कुछ ज़्यादा ही सुकून से, जैसे कह रहा हो कि तुम सिर्फ मेरी हो